can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. Now, in an effort to quickly end the war, NBC News learning President Trump is weighing whether to send hundreds or even thousands of ground troops into Iran. The government has agreed to give the United States greater use of British bases in its continuing war with Iran. It'll now allow them to be used to launch strikes on Iranian sites targeting the Strait of Hormuz. ما به دنبال درگیری و جنگ با کشورهای اسلامی نیستیم، اونا برادران ما هستن. این اختلافی که به وجود اومده دشمن قداری است که با این روش و با این رفتارش داره تو جامعه ما بین ما مسلمان‌ها رو با مشکل مواجه می‌کنه. हर बार हम ये सोचते हैं कैसे चालू करें एंड हर बार बताते हैं कि एस्केलेशन पर एस्केलेशन हो ही जा रही है एंड अब अल्टीमेट एस्केलेशन हो चुकी है। ऐसा लगता है न्यूज़ देख के कि ट्रंप ने ये भुद्दू बेवकूफ़ बुढ़ाऊ आदमी मैनिपुलेटेड बाय द ज़ायनिस्ट, कॉम्प्रोमाइज बाय द ज़ायनिस्ट, इसने डिसाइड कर लिया है कि ग्राउंड इन्वेजन करेंगे ईरान का। बिल्कुल भी जोक नहीं है, आओ इसको डिस्कस करते हैं। तो 82nd एयरबोर्न डिवीजन को तैयार किया जा रहा है भेजने के लिए। इनफैक्ट रास्ते में ही हो सकते हैं वो। 3 वॉरशिप्स हैं, 2200 मरीन्स हैं। इसके अलावा एक 11th मरीन एक्सपेडिशरी यूनिट है जिसमें अगेन मरीन्स हैं साथ में, एंड यूएसएस बॉक्सर है, एन एम्फिबियस असॉल्ट शिप। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे शिप्स भेजे जा रहे हैं, मरीन्स भेजे जा रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ मरीन्स ही भेजे जा रहे हैं। लाखों शायद लगें इनके ऑपरेशंस के लिए, बट थाउजेंड्स की बात हो रही है। इसके अलावा अपाची हेलीकॉप्टर्स भेजे जा रहे हैं, A-10 वॉरथॉग्स भेजे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी तैयारी इसलिए की जा रही है ताकि ग्राउंड ट्रूप्स भेजे जाएं। तो भाई कुछ सवाल उठते हैं। सबसे पहले तो क्या ये सब प्लानिंग में नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था। अगर प्लानिंग में था तो इसको बाद में क्यों एकदम ऐसे अफरा तफरी में मरीन्स की मूवमेंट हो रही है? क्योंकि ये रिपोर्ट आ रही है कि जितने भी ये मरीन्स थे ये लोग कोई अपनी अलग ही एक्सरसाइज कर रहे थे। देन सडनली दे डिसाइडेड कि नहीं, ये एक्सरसाइजेस कॉल ऑफ करो, अब इनको यहाँ पे हमको भेजना पड़ेगा, मरने के लिए भेजना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स। तो ये ग्राउंड ट्रूप्स जाके करेंगे क्या? 2 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऑक्यूपाई करना या ब्लॉकेड करना ईरान के खर्ग आइलैंड का। अब ये खर्ग आइलैंड वही है जिसको ऑलरेडी यूएस अटैक कर चुका है। वहाँ पे अकॉर्डिंग टू देम मिलिट्री टारगेट्स को हमने स्ट्राइक किया। वहाँ पे ऑयल फैसिलिटीज़ भी है जिससे रिपोर्टेडली 90% ऑफ ईरान ऑयल हैंडल होता है, वहाँ से एक्सपोर्ट होता है। अब इनको लगता है कि हम उसको कैप्चर कर लेंगे किसी तरह, तो बेसिकली वी विल पुट अ चोक होल्ड ऑन ईरानियन शिपिंग। नेगोशिएशन में हमारा हाथ बहुत ही ऊपर हो जाएगा। देन वी विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ सी कि भाई बातचीत करके ये वॉर कैसे खत्म करें। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई 1-2 महीने और लगेंगे हमें ईरानियंस का दम तोड़ने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट के आसपास जितनी ईरान की फोर्सेज हैं उसको ऐसा बम फोड़ेंगे, वहाँ पे ऐसे बम फोड़ेंगे कि बेसिकली वो वीकन हो जाएंगे एंड देन हम जाके खर्ग आइलैंड ले पाएंगे। अगर मैं एग्जैक्टली जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं वो इस्तेमाल करूँ तो वो कह रहे हैं देन वी विल गेट देम बाय द बॉल्स एंड यूज इट फॉर नेगोशिएशंस। बॉल्स तो अभी आपकी पकड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सब पूरी प्लानिंग चल रही है अमेरिका की। खर्ग आइलैंड पर जब अटैक हुआ था तब ईरान ने भी रीजन की जो एनर्जी फैसिलिटीज है, चाहे वो ऑयल हो, गैस हो, उन पर अटैक किया। और फिर उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि अगर फिर से अटैक होगा तो बेसिकली हमारे आसपास रीजन की जितनी भी ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज है हम उनको उड़ा देंगे, राख राख कर देंगे। अगर एग्जैक्ट ट्रांसलेशन ले उनका तो इसका मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी खत्म, वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स। और अब ये उसी खर्ग आइलैंड को जाके इन्वेड करना चाह रहे हैं। बेवकूफ़ हो चुके हैं लोग, इतनी बेवकूफ़ियाँ हो चुकी हैं आज के डेट में ऑलरेडी इस वॉर से रिलेटेड। अगर ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है देन बस एक और मिशन और हो सकता है कि ईरान के पास जो हाईली एनरिच्ड यूरेनियम है जिसको वो एक्चुअली यूज़ करके न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, उस मटीरियल को जाके कब्जाना टू सिक्योर एंड एक्सट्रैक्ट ईरान्स न्यूक्लियर मटीरियल्स। यार मुझे तो ये बताओ, इनके पास इतनी इंटेलिजेंस है क्या कि ईरान इतना बड़ा देश है, वेस्टर्न यूरोप जितना है उतने साइज का है, वहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे है ये फिजाइल मटेरियल? नंबर 1। अगर आपको पता भी है, आपको लगता है कि आप वहाँ पर जाकर निकाल पाओगे? वो कितना हेविली फोर्टिफाइड होगा, वहाँ पे कितनी जानें जाएंगी? मतलब ये प्लान क्या कर रहे हैं? देखो मैं मिलिट्री एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मुझे भी लगता है यार कि ये ना कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए भी ये मिशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। एंड जितने भी एक्सपर्ट्स हैं बता चुके हैं इट विल बी अ सुसाइड मिशन। तो भाई अगर एक्सपर्ट्स की बात माने तो हमारे वन ऑफ आवर फेवरेट एक्सपर्ट्स इज लैरी जॉनसन हु इज़ ex-CIA, सोनार 21 उनके पोर्टल का नाम है, उसको ज़रूर चेकआउट करना। तो वो ये बता रहे हैं कि भाई जितने लोग अभी ये लोग भेजना चाह रहे हैं इससे कई लंबी चौड़ी फोर्स भेजनी पड़ी थी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। वो जो मूवीज में देखते हैं ना कि जहाँ पे नॉर्मंडी में जाके बीच लैंडिंग वगैरह की थी ये एलाइड फोर्सेज ने। मिशन ऑलमोस्ट उतना ही ज़्यादा मुश्किल है, इफ नॉट और ज़्यादा मुश्किल आज के डेट में, क्योंकि ड्रोन्स का ज़माना है। एंड किस टाइप की फोर्स भेज रहे हैं लोग?
तो इनका ये कहना है कि भाई दो चीज़ें हो सकती है, या तो असली में ये ऐसा सुसाइड मिशन करने जा रहे हैं, या ये डीकॉय है। डीकॉय है इसलिए कि ईरान की बहुत सारी अटेंशन चले जाए खर्ग आइलैंड पे, एंड ये लोग अटेम्प्ट करें जाके सीज करने के लिए वो जो न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल है। क्योंकि देखो सिंपल बात है, अगर इनको लगता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देंगे ईरान के ऊपर, पर ईरान भी रिटेलिएट कर सकता है विद न्यूक्लियर बॉम्ब्स, देन इट्स अ प्रॉब्लम। बट अगर उनके पास अगर नहीं थी, न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, तो हम जाके फोड़ देंगे, ठीक है। एंड यही इनका हिस्ट्री भी यही बताती है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज किया? अमेरिका ने यूज किया न्यूक्लियर बॉम्ब। सिंपल बात है कि अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं देन यू आर सेफ। ये बात तो बहुत क्लियर, ये लोग बता ही चुके हैं पूरी दुनिया को। नॉर्थ कोरिया इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट। अब मान लो इस टाइप का कोई भयंकर एस्केलेशन होता है, देन यू कैन इमेजिन कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अभी जो थोड़ी बहुत शिप्स निकल रही हैं वो भी नहीं निकल पाएंगी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है उससे और भी ज़्यादा। ये बात अभी हमें क्लियर नहीं है कि ईरान ने ये इंस्ट्रक्शंस जो अंसार अल्लाह हैं, जो यमन के काफ़ी पार्ट को कंट्रोल करते हैं, जिनको इनफॉर्मली हूतीज़ भी कहा जाता है, कि वो रेड सी का जो चोक पॉइंट है उसको क्लोज कर दें फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। अभी तक इतनी टाइप की अनवेरीफाइड खबरें तो हैं ही हैं कि देखो इजराइल को तो कभी नहीं अलाउड था वहाँ से, जब से उन्होंने जेनोसाइड चालू किया गाजा के अंदर। मे बी यूएस शिप्स भी ना अलाउड हो थ्रू द रेड सी शिपिंग रूट। अगर मान लो रेड सी शिपिंग रूट भी ब्लॉक हो जाता है, गेम ओवर फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, गेम ओवर। एंड जहाँ बात हो रही है नए एस्केलेशन की, तो भाई ये देखो नए टारगेट भी आ गए हैं, नए एस्केलेशन भी हो चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान ने फायर करी हैं 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स। कहाँ पे? डिएगो गार्सिया, वो वाला बेस जो यूएस और यूके का कंबाइंड बेस है, जो पर्टिकुलर बेस को ऑलरेडी यूएस की नेवी यूज करने वाली है। देखो ये बात हमने आपको पहले अपने वीडियोस में बताई थी, वॉर चालू होने से पहले भी, कि जितनी भी इनके पास मिसाइल्स रहेंगी, इनके पास नेवी के पास जैसे टॉमाहॉक मिसाइल्स ये सब फायर कर सकेंगे, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये मिसाइल्स खत्म होंगी। मिसाइल्स का रीलोड सिर्फ पोर्ट पे ही होता है, तो अब ये लोग कहाँ जाएंगे? डिएगो गार्सिया जाएंगे। तो ऑफकोर्स ईरान को लगता है कि अगर हम डिएगो गार्सिया को ही निपटा दें, जो कि आज के डेट में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, गिवन के आसपास जितने यूएस बेसिस थे वो तो निपटा ही चुके हैं लोग। एटलीस्ट ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से खत्म हो गए, बट डीकमीशन तो हो ही गए हैं। तो फिर डिएगो गार्सिया भी कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात थोड़ी इसलिए है बिकॉज अभी ये क्लियर नहीं है कि इनके पास मिसाइल्स हैं वहां तक पहुंचने के लिए या नहीं। अब ये देखो अमेरिकन, एक तो ट्रंप वैसे ही भीख मांग रहा है, ठीक है, देशों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलवा दो। तो मतलब अब इतने लीच हैं ये अमेरिकन्स कि ये गल्फ स्टेट्स को कह रहे हैं, मतलब बेसिकली आपके हो गए ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, कि अगर वॉर जारी रखना है तो $5 ट्रिलियन दो, एंड अगर वॉर रोकना है तो $2.5 ट्रिलियन दो। वाह यार वाह, ये होता है अमेरिकन एलाई बनने का फायदा। इंडिया को भी देख लेना चाहिए। لكننا نسمع نقلا عن عفوا المقاطعة دبلوماسيين أمريكيين لصحف ولتقارير صحفية خرجت بأن هناك ضغوط أمريكية توضع على دول الخليج للمشاركة بشكل أوسع في هذه الحرب. ما مدى صحة ذلك؟ هذا واقع صحيح. يعني دول المجلس تتعرض إلى ضغوط، سواء ضغوط عسكرية وضغوط أيضا مالية. اليوم نتحدث عن بعض التسريبات التي يطالب فيها الرئيس الأمريكي بدفع دول مجلس التعاون ما يقارب من 5 تريليون. أرادت هذه الحرب أن تستمر، وإذا ما أرادت أن تستمر وتتوقف عليها أن تدفع 2.5 تريليون دولار للولايات المتحدة عن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية. अब देखो हम नए फेज ऑफ वॉर में जो बहुत ही खतरनाक है वो ये है कि एक दूसरे की एनर्जी फैसिलिटीज को टारगेट किया जा रहा है, ऑयल एंड गैस फैसिलिटीज को। कल का जो वीडियो अपडेट था, वैसे हम एवरी डे वीडियो अपडेट्स डाल रहे हैं, कहीं आपको लगे एनालिसिस की कमी है तो आपको जाके वो वाले वीडियोस प्लीज चेकआउट करो, बिकॉज वी ट्राई के इन्फॉर्मेशन रिपीट ना करें, बिकॉज रोज के रोज इतने ज़्यादा एस्केलेशन, इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। तो कुवैत की एक ऑयल रिफाइनरी पर अटैक हुआ था, वो रिफाइनरी भी बंद हो चुकी है। वेरी गुड, क्या कर दिया यार इन लोगों ने। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि भाई ये ईरान की एक बहुत ही एक्सीलेंट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि मिनिमल रिसोर्सेज, कम से कम इसमें पैसे लगते हैं, कम से कम इसमें चीज़ें लगती हैं, ठीक है, रिसोर्सेज लगते हैं, एंड मैक्सिमम प्रेशर आप एग्जर्ट कर पा रहे हो अमेरिकन्स पर। एंड कैसे कर पा रहे हो? ग्लोबल इकोनॉमी को अफेक्ट करके। इसमें कई इस टाइप की भी खबरें हैं बहुत सारी कि भाई ईरान एक टोल टैक्स ले रहा है कि आप टोल टैक्स दो और वहाँ से निकल सकते हो। सिमिलरली इस टाइप की भी खबरें हैं कि अगर आपने अपना ऑयल वुहान में खरीदा हुआ है
इंस्टेड ऑफ यूएस डॉलर्स, तो आप निकल ही सकते हो। मतलब ये इतना रैपिड डिग्रेडेशन है ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के डॉलर की कि क्या बताएं। जैसे कि पेपे एस्कोबार, रिनाउंड जर्नलिस्ट, वही रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये एक ऑयल टैंकर था जिसको जाना था कराची, तो उसने अपना क्या कहते हैं टोल टैक्स पे किया अपेरेंटली, एंड उसका जितना भी परचेज था ऑयल वो वन में परचेज था, तो दैट टैंकर वाज अलाउड टू गो थ्रू। देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पूरे एशिया पे एंड यूरोप पे भी काफ़ी हद तक इतना ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है बिकॉज इनका मेजरली ऑयल एंड गैस यहीं से आता था। तो अब जापान और ईरान की लगता है बिहाइंड द सीन्स काफ़ी बातचीत चल रही है कि भाई उनके ऑयल टैंकर्स यहाँ से अलाउ कर दें, बिकॉज जापान का मेजर फ्लो ऑफ ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। इसके अलावा जो जापानीज पीएम है वो ट्रम्प का फ़ोन कॉल अवेट कर रही है, उठा ही नहीं रही, क्योंकि ट्रम्प चाहता है कि भाई तुम लोग जाओ, तुम लोग मरो, तुम लोग खुलवाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हम जो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नेवी है हम तो पीछे बैठेंगे। एंड यहीं जाके नेटो को कह रहा है कि तुम बुज़दिल हो, तुम कावर्ड हो, तुम पेपर टाइगर हो, ठीक है, कागजी शेर हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बिना। एंड वहीं नेटो अपने जितने भी इनके सोल्जर्स वगैरह थे उन सबको इवैक्यूएट कर रहा है इराक से, ठीक है, टेम्परेरीली। देखो भाई टेम्परेरीली की अगर बात की जाए तो एक बार गए और जब बेस ही नहीं बचेगा तो आप लौट के कहाँ पर आओगे। तो अब देखो जहाँ तक नेटो की बात है तो भाई उनको भी समझ जाना चाहिए कि भाई इट इज़ सेंसिबल कि रशिया यूक्रेन वॉर ख़त्म करो, क्योंकि जो पहले आपको डील मिल रही थी पुतिन के द्वारा, ठीक है, टू स्टॉप द यूक्रेन वॉर, अब आपको वो डील भी नहीं मिल रही। अब आप ज़्यादा लैंड बैंक दे रहे हो रशिया को, तो इट इज़ बेटर टू कट योर लॉसेज। एंड जहाँ तक रशिया की बात है तो पुतिन ने भी एक डील ऑफर करी है, वो अमेरिका को कह रहा है तुम इंटेलिजेंस यूक्रेन को देना बंद कर दो, ठीक है, तो मैं भी जो इंटेलिजेंस दे रहा हूँ ईरान को वो देना बंद कर दूंगा। काश अमेरिका ये एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि उससे होगा क्या, देखो यूक्रेन तो ऑलमोस्ट निपट ही चुका है, जितनी इंटेलिजेंस उसको मिलती है उसके बदौलत यूक्रेन टिका हुआ है, ठीक है। एंड अगर इंटेलिजेंस मिलनी बंद हो जाएगी तो जितनी एस्केलेशन आ रही थी इसमें, जो डेस्परेट हो रहा था यूक्रेन एकदम कि जाके रशिया के रिफाइनरीज और इन सबको टारगेट कर रहा है, वो सब बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पे रशिया कह रहा है ठीक है इंटेलिजेंस देना बंद कर देंगे, बट चाइना तो दे ही पाएगा। चाइना की तो ये सर्वेलेंस शिप भी आसपास घूम रही है इन द विसिनिटी ओनली। एंड सबसे मजेदार बात जो मैंने कल बताई थी, कल तो प्लान था कि सैंक्शंस लिफ्ट करेंगे ऑन इरानियन ऑयल, क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी लिफ्ट कर चुके हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएं, इतने हेवायर ना हो जाए। अब तो कंफर्म हो चुका है कि जो सैंक्शंस लगाए थे उन्होंने इरानियन ऑयल के ऊपर वो एटलीस्ट 30 दिन के लिए तो खत्म कर दिए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब कुछ बैकफायर कर रहा है अमेरिका के ऊपर, सब कुछ। देखो ऑयल प्राइस जो बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबके लिए ओपन नहीं है, एंड और ज़्यादा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि एनर्जी फैसिलिटीज़ अटैक हो रही हैं, ठीक है। अब इसके इतने ज़्यादा इफेक्ट्स हो रहे हैं जो पूरी दुनिया में फील हो रहे हैं। अगर इंडिया की बात करें तो जो बहुत सारे वर्कर्स थे जो सूरत के शहर में रहते थे, अपने गांव से आए हुए थे, वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में वर्क करते थे, वो लोग सब घर जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई गैस ही नहीं मिल रही। कहीं कहीं तो ऐसी भी खबर आई है कि 3 दिन तक लोगों ने खाना नहीं खाया। 3 दिन से एक ही टाइम खा रहे थे, इसीलिए गांव चल दिए। सरकार से तंग हूँ भाई, गांव में फंसे, गैस नहीं था, गुजारे रूम गांव। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो पहले भरा था तो चल गया, अब खत्म हो गया, तो अब जा रहे हैं। वहीं इंडिया के लिए थोड़ी रिलीफ कि भाई 2 और इंडियन टैंकर्स जो हैं जो ये गैस कैरी कर रहे हैं, पेट्रोलियम गैस, उनको भी अलाउ कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए। तो भाई क्लियर अंडरस्टैंडिंग है यहाँ पे, आपको जियोपॉलिटिक्स के एनालिसिस वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात है कि आज के डेट में इजराइल है जो वो हमारे पोर्ट को बॉम्ब कर चुका है, चाबहार पोर्ट को ईरान के अंदर, ठीक है। एंड हमें अपना देश चलाने के लिए ईरानियंस से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करनी पड़ रही है कि भाई वहाँ से ऑयल निकले, वहाँ से गैस निकले। मैं तो कहता हूँ सिंपल है यार, ईरान से ऑयल एंड गैस खरीदना चालू कर दो, उनके तो टैंकर्स आते ही जाएंगे। एंड 100% श्योर कि ये जो टैंकर्स निकले हैं वहाँ से, ठीक है, ये कोई फ्री में नहीं निकले, कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप आपस में चल रहा है, विच इज़ गुड। ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चालू करो, आगे जाके फिर फ्रेंडली रिलेशनशिप भी बनाने की कोशिश करो विद ईरान। अब देखो मामला और इतना ज़्यादा एस्केलेट हो गया है कि ईरान ने बोला कि भाई जो हमारे खर्ग आइलैंड पे अटैक हुआ था ना, वो दुबई के आसपास कोई फील्ड है उससे अटैक हुआ था। अब वो यूएस बेस है कि नहीं, या यूएई का बेस है, या ऐसे ही कोई एरिया को यूज़ कर लिया उन्होंने अटैक करने के लिए, वी डोंट नो। अब ईरान ने यूएई को बोल दिया है कि भाई ये रस अल खाइमा है, हम इसको अटैक कर सकते हैं। तो ये रस अल खाइमा है, ये यूएई की पोर्ट सिटी है। सऊदी अरेबिया पर भी काफ़ी मतलब ड्रोन इंटरसेप्शन वगैरह रिपोर्ट होता रहता है। अब देखो ये तो बोलते रहते हैं इंटरसेप्शन हो रही है, ड्रोन इंटरसेप्शन, मिसाइल इंटरसेप्शन, मुझे नहीं लगता कुछ भी हो रहा होगा खास इंटरसेप्शन। एक आध हो जाते हैं जो ये वीडियो रिलीज़ कर देते हैं, बट अब जो खबरें आ रही हैं उससे लगता है कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, बहरीन के ऊपर, सऊदी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अटैक्स बढ़ गए हैं।
अब ये जो न्यूज़ कवरेज जो हमने आपको दिखाई है, जिसके बेसिस पर हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं, इसमें कहीं कतर का नहीं मेंशन है कि उनके ऊपर भी इतने ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। तो वी आर नॉट एग्जैक्टली श्योर कि कतर के साथ कोई बेटर डिप्लोमेसी हो रही है ईरान की कि नहीं। अगर मान लो ये पोर्ट सिटी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लगता है मामला तो एस्केलेट ही होने वाला है, एंड ईरान जो बोलता है वो करता है, एंड वो यही बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा। तुमने मेरी ऑयल रिफाइनरीज हिट करी, अब मैं आसपास के रीजन की ऑयल रिफाइनरीज को हिट करूंगा, आसपास की एनर्जी फैसिलिटीज है उनको हिट करूंगा, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करूंगा। ये जो चीज़ बोलता है वो करता है। तो अगर मान लो ऐसा हो जाता है तो यूएई की इकोनॉमी को क्या होगा। वैसे भी सोशल मीडिया पे कुछ इस टाइप के आने लगे थे कि इन्फ्लुएंसर्स दे वर सेइंग कि भाई हम तो बहुत डरे हुए हैं, कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट की आवाज़ आ रही है। दुबई के अंदर बैठे हुए इन्फ्लुएंसर्स, फिर भाई ऑफ कोर्स डंडा चला होगा, लोगों को बहुत इन्होंने अरेस्ट भी किया है, ऐसी भी खबरें हैं। तो वही सेम लोग आके बनाने लगे रील, ओ मैं तो चिंता नहीं हूँ बिकॉज आई नो हु प्रोटेक्ट्स अस। द पर्सन हु इज प्रोटेक्टिंग यू, आप जिनकी बात कर रहे हो, वो सूडान में जाके भी जेनोसाइड कर चुके हैं, ठीक है। दे आर इन बेड विद द ज़ायनिस्ट। 100 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। मतलब आप अपना कैमरा निकाल के कुछ फिल्म करने की कोशिश कर लो, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब देखो ये वॉर तो लंबा चलने वाला है। तेहरान बोल चुका है कि हमारे पास बहुत सारे सप्लाईज हैं मिसाइल के, एंड आगे भी हम कंटिन्यूसली प्रोडक्शन कर ही रहे हैं। सो दे आर इन इट फॉर द लॉन्ग हॉल, एंड चाइना डेफिनेटली बहुत हेल्प कर रहा है। इसी वजह से ये लोग अपना मिसाइल प्रोडक्शन कंटिन्यूसली कर पा रहे हैं। चाइना काफ़ी रॉ मटेरियल भेज रहा है, एंड इनफैक्ट चाइना तो अब रॉ मटेरियल अमेरिका को नहीं भेजेगा, तो उनकी प्रोडक्शन का क्या होगा पता नहीं, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज कभी कभार हम वीडियो में बताएं नहीं, डजंट मीन कि कितना ज़्यादा डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है एवरीवेयर। एंड सबसे ज़्यादा नो डाउट ईरान में ही हो रहा होगा, क्योंकि इनके पास स्ट्रैटेजी ही यही है कि जाके सिविलियन टारगेट्स को बॉम्ब करो। बिकॉज आई थिंक जो भी मिलिट्री टारगेट्स है दे हैव रन आउट, एंड जो इनके मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ हैं इनको पता भी नहीं है वो कहाँ पे। एंड हिजबुल्लाह की बात करें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर ऑफ अटैक्स किए हैं उन्होंने इजरायलीज़ के ऊपर, इजरायलीज़ ट्रूप्स के ऊपर। मैं तो मान ही नहीं सकता कि सिर्फ इंजरीज हैं। जब इतना फुल फ्लेजेड वॉर चल रहा है, जब आप ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश कर रहे हो एक देश की, एंड अभी आप बिल्डअप भी कर रहे हो, बताया जा रहा है कि 4.5 लाख लोग रिजर्विस्ट को इन्होंने कॉलअप किया है इजराइल ने। देखते हैं आते कितने। तो बहुत ही ब्लडी सिचुएशन चल रही है लेबनान के अंदर। एंड जितने भी एनालिस्ट के हमने इंटरव्यूज सुने, सब ये बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह बहुत भारी पड़ रहा है इजरायलीज़ के ऊपर, बहुत भारी। एंड इजराइल क्या कर रहा है, वही सेम टैक्टिक कि सिविलियंस को अटैक करो, ठीक है। 10 लाख लोगों को ये डिस्प्लेस कर चुके हैं लेबनान के अंदर। एंड जब ये लोग जाके टेंट वेंट में रहते हैं, पार्किंग या कहीं भी रह रहे हैं, लोग अपने गाड़ियों में रह रहे हैं, उनको भी जाके बॉम्बार्ड कर रहे हैं। बहुत बुरे हाल है लेबनान के अंदर, बहुत बुरे। एंड अब देखो ईद का टाइम है, पर इजरायलीज़ ने क्या किया, एक नंबर के सेडिस्ट लोग हैं ये। एंड ये अभी नहीं, ये काफ़ी टाइम से ही किया हुआ है इन्होंने। अल-अक्सा जो मॉस्क है उसको बंद कर दिया है कि भाई आप वहाँ पे जाके प्रेयर नहीं कर पाओगे। आई बिलीव कोई चर्चेस भी हैं, उनको भी ब्लॉक कर दिया है कि नहीं, पैलेस्टीनियंस आप नहीं जा पाओगे, नहीं कर पाओगे, उधर प्रेयर नहीं कर पाओगे। एंड वहीं पे देखो इतने ज़्यादा डेस्परेट है अमेरिकन्स कि यूके के बेसिस यूज़ कर रहे हैं, जर्मनी के बेसिस यूज़ कर रहे हैं टू कैरी आउट अटैक्स इनटू ईरान। तो जो यूके कह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए मदद करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई दे आर सेइंग कि शिप्स हम नहीं भेजेंगे यार, ये हमारा बेस यहाँ पे रखा है, यूज़ कर लो यार। इजराइल की बात करें तो इतनी भारी बॉम्बार्डमेंट हो रही है वहाँ पे, इतनी भारी बॉम्बार्डमेंट एवरीवेयर, लेफ्ट राइट सेंटर, कंटिन्यूसली लोग शेल्टर में रहते हैं। इतनी प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है, इतनी प्रॉपर्टी डैमेज। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लो, जो इनके टुटपुंजिए मंत्री वगैरह थे, स्मोथरिच, बेन गवीर, कोई भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अब तो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो टेल अवीव का बेन गोरियन एयरपोर्ट है वो तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा अभी, दे आर नॉट एबल टू ऑपरेट इट एट ऑल। एंड सरकार के पास वहाँ पे कोई भी जवाब नहीं है कि भाई ये कब तक चलेगा ये मामला। बड़ी बात तो ये है कि हिजबुल्लाह इज एबल टू रीच सदर्न इजराइल ऑल्सो, ठीक है। हिजबुल्लाह कंटिन्यूस अटैक कर रहा है, ईरान कंटिन्यूसली अटैक्स कर रहा है, पागलपन ही हो रहा होगा वहाँ पे। कोई भी खबर नहीं आ रही है वहाँ पे, कोई भी खबर नहीं। अब तो एक और मज़ेदार खबर ये आ गई कि कोई एक्टिविस्ट लोग हैं या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, वो चेक रिपब्लिक पहुंच गया, वहां पर इजरायली वेपन्स फैक्ट्री थी, उसको जला दिया। वेरी गुड, ऐसे ही बस लोग चाहिए। और वहीं पे स्विट्जरलैंड से खबर आई है कि भाई वो तो कहते ही हैं कि दे आर फेमस फॉर दिस, कि हम तो न्यूट्रल देश हैं, वर्ल्ड वॉर वगैरह कुछ भी हो जाए स्विट्जरलैंड कहता है हम तो न्यूट्रल है। तो जो भी थोड़े बहुत वेपन्स वहाँ से जाते होंगे टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने बोला है कि अब हम नहीं भेज रहे हैं ये पूरे वेपन्स। देखो अल्टीमेटली अभी लगता है ये वॉर लंबी चलने वाली है, क्योंकि ग्राउंड ट्रूप्स वगैरह भेज रहे हैं। देखो वो जाएंगे, ट्रूप्स मर जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद भी भेजे में अकल आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, पीपल आर जस्ट डबलिंग डाउन।
नेटो की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की यही स्ट्रैटेजी रही है, डबल डाउन, नहीं ये थोड़ा और कर देते हैं, जीत जाएंगे, ये थोड़ा और कर देते हैं, बेटर नेगोशिएशन टैक्टिक आ जाएगी हमारी। अब तो मैं कल इनफैक्ट ये इंटरव्यू सुन रहा था, मेरे तो होश उड़ गए ये सुन के, दैट दे आर सेइंग कि भाई अब सबमरीन वॉर भी चालू हो सकता है, वी आर गोइंग टू गेट इनटू अ सबमरीन वॉर। We're courting a war with China, not over Taiwan, not in the South China Sea. We're courting a war that would start probably with submarines all around the world. देखो जिस तरीके से मामला चल रहा है ना अभी, उस पूरे रीजन में तो आग लगी हुई है और आग लगेगी, ठीक है। इजराइल बचेगा कि नहीं ये नहीं पता, ईरान में कितनी तबाही होगी ये नहीं पता, ऑल्दो आई फील कि ईरान एज अ देश ख़त्म नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब जो हम लोग साइडलाइंस पर बैठे हैं, अब देखो हमारी भी लाइफ कितनी अफेक्ट हो रही है। अगर गैस के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएं, ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाएं, उससे बिजनेसेस वायबल ही नहीं रहेंगे, बिजनेसेस कोलैप्स होने लगेंगे, एज अ रिजल्ट इकोनॉमी कोलैप्स होने लगेगी, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बहुत ही बुरा माहौल होने वाला है। अगर आप कुछ देशों में देखोगे तो फ्लाइट्स ही कैंसिल हो रही हैं कि भाई नहीं सस्टेन कर सकते सारी चीज़ें। पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी टाइप की सिचुएशन ऑलरेडी घोषित कर दी है। वियतनाम, थाईलैंड में ऐसी फ्यूल की किल्लत हो गई है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई वर्क फ्रॉम होम करो। अगर ये वॉर इमीडिएटली भी रुकता है तो भी इतना ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस होगा, बट ये वॉर रुकने वाला तो लगता नहीं है कि रुकेगा। ग्लोबल इकोनॉमी तो लगता है कोलैप्स ही हो जाएगी।